अच्छी आ गए, काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया। चले, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी आपकी सेशन की। चले, मैं आज का जो बेसिकली सेशन है ना, ये सेशन थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों के लिए एक कंसेप्ट को थोड़ा चेंज करे। कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चन जो क्योंकि ऑलमोस्ट मैं सारों को रिप्लाई तो नहीं कर सकता, 700-800 मैसेजेस आते हैं, कभी कभी मिस हो जाता है। ठीक है, लेकिन कोशिश करता हूँ जिनसे हो सके। इससे फायदा मुझे क्या होता है, मुझे इन्फ्लक्स ऑफ डाटा मिल रहा होता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है। मैंने कभी आपको ये नहीं कहा कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, हाँ मिलके सोल्यूशन ढूंढेंगे। एक दिन लग सकता है, 1 घंटा लग सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे दोबारा वो ना आए। ठीक है। अब हम लोग जो अगली चीज आज के सेशन की, वो आज मैं आप लोगों को एक कंपाउंडिंग का कंसेप्ट बताऊं। आप कहेंगे जी बड़ी दफा पढ़ लिया, फिर भी सर दोबारा करेंगे क्योंकि कंपाउंडिंग इज मैजिक। ठीक है। दूसरे नंबर पे हम लोग जो मेन चीज की बात करेंगे वो करेंगे एसआईपी की, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दुनिया का हर बंदा बात कर रहा होता है जी एसआईपी करें, एसआईपी करें। सर ये मुश्किल तरीन चीज है। ठीक है। कोई ऐसी नहीं है कि जी ये आप कहेंगे जी एसआईपी कहना बड़ा आसान है जनाब। भट्टी साहब आप एसआईपी कर लें, थोड़े थोड़े पैसे जोड़ने हैं भाई, थोड़े थोड़े जोड़ के। आप में से कौन है जिसने 3 साल से साजगार को रखा होगा? सर कोई भी नहीं होता। जब मार्केट ऊपर से नीचे जाती है हर कोई, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सेकंड थर्ड चीज ये है कि आइडियल पोर्टफोलियो को थोड़ा सा टच कर देंगे। ये भी आज क्वेश्चन आए थे कि थोड़ा सा बता दें पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ये। उसके बाद नहीं, विद इन द सेशन में आपको वैरन बफे, जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा होता है जी, वैरन बफे साहब ने, हजरत मौलाना वैरन बफे साहब ने ये फरमाया, ये फरमाया भाई। वो सारा कुछ फरमाया, लेकिन क्या वो चीजें सारी हमारी मार्केट में काम करती हैं या नहीं? दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। और असल में कोई एक चीज के बारे में बात ही नहीं करता कि भाई उसका बैकग्राउंड क्या था, उसका प्यो क्या करता था, उसकी माँ क्या करती थी, उसका माइंडसेट क्या था। हम लोग समझते हैं कि पैसे से हमने डिविडेंड लेना है या पैसे से हमने प्रॉफिट कमानी है। इट्स माइंडसेट, इस पे हम बात करें। और ये मैं कोशिश करूंगा ये सारी चीजों को कंसाइज करके, ठीक है, टोटल लाइक 30-35 मिनट में खत्म करने की कोशिश करूं, ताकि आप ज्यादा बोर ना हो। उस्मान तरीन भाई आपने हाथ खड़ा किया, थक जाएंगे, हाथ नीचे कर लें, कोई मसला नहीं। अब लेट्स स्टार्ट इट। चलें स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम कंपाउंडिंग। बेसिकली कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज है जो सिर्फ स्टॉक मार्केट रिलेटेड नहीं, लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको कामयाब करेगी। और इसे, और हमारी सारी कन्वर्सेशन जिस भी फिलॉसफी से शुरू हो, जिस भी टॉपिक पे शुरू हो, मैं आपको मेक श्योर करता हूँ अल्टीमेटली ये स्टॉक मार्केट और हमारी इन्वेस्टमेंट्स पे आएगी। देखिए स्टॉक मार्केट में ना, मैं अक्सर ये बात कहता हूं और कि सबसे ज्यादा पैसे वो कमाते हैं जो स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं करते, जो सुबह दोपहर शाम यंग कैपिटल की ऐप खोल के बैठे हैं, ये वो मतलब स्टॉक मार्केट में मुझे नहीं लगता कि वो बहुत अच्छी अर्निंग करके, कुछ जो कुछ नहीं करते वो ज्यादा अच्छी अर्निंग कर लेते हैं। ये मैं आपको स्टेटमेंट जो दे रहा हूं ना, यकीन करें ये मेरे बिजनेस के खिलाफ है। लेकिन अल्टीमेटली हमने जिस वैल्यूज पे आप लोगों को ज्वाइन करवाया है, तो वो वैल्यूज नहीं हम छोड़ेंगे। अब स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माइंडसेट। माइंडसेट क्या है? माइंडसेट में मुख्तलिफ कंसेप्ट आते हैं, लाइक के ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, इन्वेस्टर। इससे पहले एक माइंडसेट आता है, वो माइंडसेट ये आता है कि भाई पैसा एक रात में नहीं बनता। हम लोग, मेरे पास तुम वो ड्रामे का हुमायूं सईद नहीं है कि रात को लगाया और अगले दिन पैसा हमारा 10-15 गुना हो गया और वो अमीर हो गया। और ये हकीकत ये है कि इट टेक्स टाइम। इतना कितना टाइम कि चार्ली मंगर ने वैरन बफे के एजीएम में कहा कि जनाब आप कहते हैं एक अच्छी कंपनी लो और उसे बेच दो जब वो अच्छे रेट पे जाए, तो इतनी आसान है, तो सब क्यों नहीं करते? तो उसने कहा भाई सब एक रात में अमीर होना चाहते हैं, इस सारे प्रोसेस को इट टेक्स एटलीस्ट 10 साल। और मैंने आपको बता दूं भाई, पैसा कमाना है, लाइफ अपग्रेड करनी है, जो भी करना है, इट टेक्स 10 ईयर। अगर मुझे लगता है या 25 साल के लड़के को लगता है या 35 साल के लड़के को लगता है कि वो कर सकता है, जाके अपने फादर से पूछे उन्होंने कितनी स्ट्रगल की है। तो सबसे पहली चीज है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या होता है बेसिकली? हर कोई बात कर रहा है कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग। आइंस्टाइन जिसको कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा वो है इंटेलिजेंट आईक्यू वाला बंदा, वो कहता है कि कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कैसे एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है? दिस इज इंपॉर्टेंट। मैंने कुछ एग्जांपल आपके लिए रखी हैं। मैं आपको वो एग्जांपल्स दिखाता हूं। जैसे कंपाउंडिंग असल में क्या होता है, ये
वो एक बादशाह था ना जी, मैंने ये अभी ओपन की थी। वो एक बादशाह था ना, उसका उसको कोई चीज बड़ी अच्छी लगी, उसने कहा मांगो क्या मांगते हो। एक बंदे ने कहा ये चेस है, और चेस के हर खाने पे एक दाना रख दो चावलों का, और आगे दो तीन चार उसे डबल करते जाओ और मुझे दे दो। बादशाह ने कहा यार तुमने बस यही मांगा। उसने कहा बादशाह सलामत यही दे दे। तो क्या हुआ जी, एक, फिर अगले दिन दो दाने, अगले दिन चार दाने, इसे राइस एंड चेस कहते हैं। ठीक है। अगले दिन ये, ऐसे दिन गुजरते 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 यहां तक पहुंच गए। ठीक है। तो उसको 536 मिलियन दाने। जब आहिस्ता आहिस्ता आगे वो डबल होता गया, हर दाने को डबल करना था, हर बॉक्स में कंपाउंड करना था, इसे कहते हैं कंपाउंड। हम एज अ मुस्लिम जब वर्ड कंपाउंड को सर्च करते हैं ना, तो लिखा आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और हम साथ ही अपनी जेबों से फतवा गन निकालते हैं और कहते हैं ये तो इंटरेस्ट है, ये सूद है, ये ऐसे है। भाई, इंटरेस्ट इन एन इंग्लिश वर्ड, सूद जो बेसिकली वर्ड है ना, वो सूद वर्ड के अंदर पूरी एक फिलॉसफी है। लेकिन जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का एक तो मतलब दिलचस्पी होता है, दूसरा इंटरेस्ट इज नॉट स्पेसिफिकली सूद। अगर वो कंसेप्ट है, इंटरेस्ट इज समथिंग एल्स, वो भी आप गूगल करें, चैट जीपीटी से पूछे, आपको बता देगा। तो भाईजान जब ये इधर तक चला गया ना, इससे बाद जब चेस पे हर रोज वो डबल हो रहे थे, तो जाके वजीर आजम जो था उसने जाके बादशाह सलामत को कहा कि बादशाह सलामत, हमारी तो इतने है ही नहीं चावल जितने इसने मांग लिए हैं। पहले डब्बे में एक, चौथे डब्बे तक 8, 21वें डब्बे तक 1 मिलियन, 32वें डब्बे तक 2,14 अरब दाने चाहिए, और 64 तक 18 पता नहीं क्वांटिलियन ग्रेन चाहिए। ठीक है। अब इमेजिन करें कि इस सिनेरियो में हम, आपको कोई कहता है, इसकी सबसे जिंदा एग्जांपल मैं बताता हूं। आपको कोई कहता है भाईजान आप मुझसे यहाँ 30 लाख रुपया आज ले लें इकट्ठे, कि शौकत साहब आप 30 लाख रुपया ले लें हमसे, या आप 1 रुपया रोज ले जाएं और उसको रोज डबल करी जाए, 1 से 2, 2 से 4। 90% हम लोग कहेंगे यार 30 लाख रुपया दो, हम तो सुबह जाके मैपल लीव में डाल लेना, हम तो सुबह जाके वो यूनिटी फूड ऊपर जा रहा है उसमें डाल लेना। ठीक है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि वो शायद 1 रुपए वाले का 20वें दिन तक 5,000 बने, और 30वें दिन तक वो 1.5 करोड़ हो जाए, और आपका 30 लाख, 30 लाख का। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे में नहीं होती। आइंस्टाइन ने जो कहा था ना, कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ वर्ल्ड, उसने पैसे से रिलेटेड नहीं कहा था। कंपाउंडिंग दुनिया की हर चीज में होती है, आपकी इबादत में होती है, आपके रिलेशन में, आपके हेल्थ में। कि रोज मैं अगर रोज 20 मिनट बुक्स पढ़ता हूं ना, फॉर एग्जाम्पल, या 1 घंटा पढ़ता हूं, तो 1 साल में 1% अपने आप को इंप्रूव करूं ना, पर डे 1% कुछ भी नहीं होता। आज मैं एक सुन्नत जिंदा कर लूं, आज मैं कोई एक हेल्दी एक्टिविटी कर लूं, और मैं 365 दूं, आप 37 टाइम ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे। अब कंपाउंडिंग को मोस्ट इंपॉर्टेंटली सारी चीजों में देखने के साथ साथ हमने पैसे में भी देखना है। और पैसे में भी कैसे देखना है, वो ये तरीकाकार होता है कि आपने अच्छा, ये जो सेशन है ना, इंपॉर्टेंटली सेशन, भाईजान ये सेशन है इंपॉर्टेंटली लॉन्ग टर्म के लिए। ये हम स्विंग ट्रेड की इसमें बात नहीं कर रहे, SIP, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग। तो आप थोड़े थोड़े पैसे किसी शेयर में डालते हैं, क्या कंपाउंडिंग पाकिस्तान में काम करती है? दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट्स सी विद सम एग्जांपल्स। मैंने वो एग्जांपल्स थोड़ी आपके लिए मैंने ना 2 3 कैलकुलेटर्स निकाले हैं। एक ये इंडियन कैलकुलेटर है जिसका नाम है कंपाउंडिंग कैलकुलेटर। आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस कि यार जाओ इसके ऊपर कंपाउंडिंग कैलकुलेटर पे जाके अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को बार बार देखो। अच्छा, कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि आप थोड़े थोड़े पैसे किसी शेयर में डाल रहे हैं जो शेयर ग्रो कर रहा है। बैंक अकाउंट में आप हर साल 10 लाख रुपया भी डालते जाएंगे ना, 5 सालों में 50 लाख हो जाएगा। लेकिन 5 साल बाद अगर 50 लाख की मैंने एक गाड़ी खरीदनी थी, होंडा सिटी, तो हो सकता है वो 5 साल बाद 70 लाख की होगी हो, और मेरे पैसे 50 लाख ही हो। इसलिए कंपाउंडिंग आपने, कंपाउंडिंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस आपने ऐसी जगह करनी है जो आपकी इन्फ्लेशन यानी महंगाई की शरह से ज्यादा आपको प्रॉफिट दे। मैं अभी एज्यूम करता हूं स्टॉक मार्केट। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि क्या इन्वेस्टमेंट में पाकिस्तान में एवेन्यू स्टॉक मार्केट? ये नहीं भाई, गोल्ड, डॉलर, प्रॉपर्टी, हर चीज। मैं आपसे इसलिए स्टॉक मार्केट की अभी ये बात कर रहा हूं क्योंकि बाकी सारी
चीज़ों के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ मनी। आपने लाहौर में 3 मरले का भी प्लाट लेना है तो यू जस्ट नीड लाइक 2-2.5 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, और अच्छी जगह पे आपने 5 का लेना है तो करोड़ करोड़ रुपए का प्लाट है। और आपने जब बेचने जाना है तो आपको यहाँ 20 लाख की जरूरत पड़ेगी तो आपके पास लिक्विडिटी नहीं होगी। क्या आप प्लाट की एक दीवार बेचेंगे? तो मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ कि हमारी सारी बातें स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो रही हैं। तो आज आप लोगों ने पहली एक्टिविटी ये करनी है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर खोल लेना है। ये इंटरेस्ट का वर्ड प्लीज फतवा गन निकाले बगैर सुनिएगा। और साथ आपने कोई भी यंग्स कैपिटल की खोल लें, पीके फाइनेंस खोल लें, यहाँ आप कोई भी शेयर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जी मारी, ठीक है, मारी का सुबह रिजल्ट भी है वो लिखते हैं। मैं लिखता हूँ कि जी अब 2026 है, मैं कहता सर हूँ जी अगर 2016। आपने स्क्रीन शेयर करनी है तो हाँ अभी आप जी स्क्रीन मैं वो शेयर करता नहीं हूँ, मैं करता हूँ, मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, अब हो रही है शेयर जुबैर? जुबैर शेयर हो रही है स्क्रीन? है। होगी होगी होगी। ओके। अब जैसे मारी एनर्जीज, ये मैंने कंपाउंडिंग कैलकुलेटर, ये देखें ये साइट है द कैलकुलेटर साइट। उधर जाके आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। ये डॉलर शालर यहाँ पाकिस्तानी रुपीज नहीं आ रहा क्योंकि दिस इज एन इंडियन साइट। आप ये इंडियन लगा लें, एक ही जितना है। आप इंडियन लगा लें। अब आप अज्यूम कर लें कि आप, मैं सारे कहानियां सुनाएंगे आपको लेकिन थोड़ा सा पीछे से लेके चलते हैं फिर आगे लेके जाओ। मारी एनर्जीज को आज से 10 साल पहले आपने 2016 में बाय किया। उस टाइम इसकी 2016 के अंदर हाई प्राइस 1475 रुपए थी और लो 560 रुपए थी क्योंकि आप यंग्स कैपिटल को फॉलो करते हैं, किसी को भी फॉलो करते हैं, तो आपने अंधाधुंध फॉलो किया और हाई पे खरीद लिया। अल्टीमेटली हम यही करते हैं भाई, हाई पे खरीदते हैं, हम कौन सा नीचे खरीदते हैं। तो आपने 1475 रुपए का मैं आपको इसका ये इसलिए दिखा रहा हूँ, ये परेशान ना होइएगा कि मैं कोई आपको अमीर बनाने लगा हूँ कागजों में, ऐसी बात नहीं है। आपने 1475 के 1000 शेयर लिए, ठीक है। तो ओरिजिनली आपने इन्वेस्टमेंट की वो 14,75,000 की और अल्टीमेटली आपको 19.16% हर साल के इंक्रीज के बाद आपकी करंट वैल्यू 85 लाख होगी। उसने डिविडेंड भी दिए, बोनस भी दिए, ये सिर्फ मैं 10 साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस सारे सिनेरियो में आपकी जो कैगर, कैगर क्या होता है? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, कि हो सकता है हमारी एक साल नेगेटिव हुआ हो, एक साल पॉजिटिव हुआ हो, ओवर द टाइम स्पैन ऑफ 10 ईयर्स मारी ने एवरेज हर साल 19% ग्रोथ दी है। अब सपोज पिछले 10 साल की तरह के हालात रहते हैं। अब थोड़ा सा एक दफा आंखें बंद करके पिछले 10 साल के हालात देखें। पिछले 10 साल में स्टेबिलिटी नहीं आई क्योंकि 2016-17 में वो तहरीक शुरू हो गई थी, वो मुझे क्यों निकाला वाली, उसके बाद फिर पीटीआई की गवर्नमेंट आई, फिर कोविड आ गया 2020 में, फिर पीडीएम आ गया, पीडीएम के बाद चलते चलते इधर आ गए। तो एक क्लियर कट स्टेबिलिटी नहीं आई। आल दो स्टॉक मार्केट ने 2 साल, लास्ट 2 साल, इस साल को निकाल के अच्छा परफॉर्म किया, इसके बावजूद मारी एनर्जीज ने 19.16% का गेन दिया। यहां तक कोई चीज ऐसी मैं नहीं बता रहा जो समझ ना आए। तो अगर यही पैसे आप हर महीने, अब ये इस मंथली 10,000 रुपया डालते मारी एनर्जीज में, कितने परसेंट की ग्रोथ दे रहा है? 19.6। और हम सपोज कर रहे हैं इतनी ही ग्रोथ वो हर साल आगे देगा। और मैं 10,000 रुपया पर मंथ डाल रहा हूं अगले 10 साल, बच्चों का अकाउंट ले इस समय, और डिपॉजिट कितना कर रहा हूं मंथली? 10,000 रुपया। तो आप देख लें कि एक साल आपने टोटल इन्वेस्टमेंट करनी है 37,35,876 रुपए की। जबकि मारी अगर इसी रेट पे, जिस रेट पे पिछले 10 साल इंक्रीज किया है, तो इट कैन गो टू वर्ड्स कितना भाई, कोई बताएगा? अच्छा, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। 37 लाख जो हमने इन्वेस्ट किया होगा वो तो हमने 12 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। तो ओरिजिनली इस तरह आप थोड़ा थोड़े करके इन्वेस्ट कर सकते हैं हर महीने। करना चाहते हैं कर लें, नहीं करना चाहते तो अप टू यू। तो इसी तरह मिजान का आप देखेंगे, मिजान की इससे अच्छी रेशो है। मिजान डिविडेंड भी देता रहा कंसिस्टेंट। मिजान की रेशो 25% पे आ जाती है, जैसे हमारी 19% पे बढ़ा है ना। अच्छा, देर आर सर्टन कंपनीज। अब यहां मैं एक चीज बताऊं, यहां एक सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि यार एक कंपनी को लेके बैठते हैं, वो ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है। बिल्कुल, अगर आपके पास टाइम है, आप स्विंग ट्रेडर हैं,
पहले सबसे तो अपने आप को डायग्नोस करें कि मैं स्विंग ट्रेडर हूं, मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूं, मैं पोजिशनल ट्रेडर हूं, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। होता क्या है, हम सारे एज अ ट्रेडर आते हैं, 2-4 दिन मार्केट अच्छी रही, ट्रेडर रहे, उसके बाद क्या होता है, हम स्विंग ट्रेडर बन जाते हैं। चलो जी, मैंने तो अच्छी कंपनी ली, अब मार्केट नीचे आ गई, हम क्या करें। स्विंग ट्रेडर से आस्ते आहिस्ता आहिस्ता 3-4 महीनों में आप ये माइंडसेट पे आ जाते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। फिर हम लॉन्ग टर्म बनने की कोशिश करते हैं कि ये मैंने ले लिया। फिर अचानक ऊपर से जब मार्केट एक दफा नीचे आती है, हम एक दफा अपनी प्रॉफिट 60,000 रुपये देख के बाद में 32,000 रुपये देखते हैं, साथ ही हम कहते हैं ये लॉन्ग टर्म वाले भी सारे बकवास है, हम सारा कुछ वापस आ रहा है। तो ये जो टर्म्स है ना, इस टर्म्स में अपने आप को सबसे पहले मेंटली सोचें कि मैं क्या करता हूँ। आप में से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हकीकत ये है कि आप में से जो डेली मार्केट देखता है और डेली मार्केट की न्यूज़ को कवर करता है और डेली व्हाट्सएप ग्रुप्स में होता है और डेली मैसेजेस सुनता है, देखता है, यूट्यूब देखता है, तो आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं बन सकते। अपने आप को इस अजियत में ना डालें। उसकी बजाय पहला प्रैक्टिकल स्टेप ये करें कि अपने 2 अकाउंट ओपन करें। ये मैं क्या क्या के थक गया हूं, समझें इस बात को। एक आपका अकाउंट, हर ब्रोकर के साथ आप 2 अकाउंट खोल सकते हैं, यंग्स कैपिटल के साथ खोलते हैं, किसी भी उसमें खोल सकते हैं। आप एक अकाउंट में अपनी इन्वेस्टमेंट रखें, लाइक 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 10,000, 50 करोड़, जितनी भी है। उस अकाउंट को नाम दे दें ये कैश काउ है मेरी, ये कैश काउ है। जैसे गाय दूध नहीं देती और उस दूध से हम पैसा कमा के वो पैसे से हम दूसरे काम करते हैं, इसको आपने मनी मशीन या कैश काउ कहना है। दूसरे अकाउंट को आपने कहना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। आपने फर्ज किया 10 लाख डाले और आपने मिजान लिया और मिजान ऊपर चला गया और आपको 8% प्रॉफिट हो गया, और 8% प्रॉफिट का मतलब है 80,000 रुपया प्रॉफिट हुआ। बड़े आराम से सुने, वो 80,000 रुपया मेरे भाइयों अगर दोबारा उसी अकाउंट में डाल दोगे ना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रेड नेगेटिव होगी। तो जब 3-4-6 महीने बाद देखोगे ना अपना अकाउंट, तो देखोगे यार 10 लाख इन्वेस्ट किया था, इतनी मगजमारी की, उसके बावजूद हमारा ये पीछे 10,40,000 हुआ है। हालांकि हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आपने 4 दफा 3 लाख की कर ली हो, लेकिन वो लॉसेज ऐसे बढ़ते जाएंगे। वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि चलो यार मेरा भी 10 लाख तो सेव है। रेदर देन डूइंग दिस, मैं आपको ये कहूंगा कि वो 80,000 रुपए को निकलवा लो। सीजीडी छोड़ के ना, सीजीडी छोड़ के वो 80,000 रुपया निकलवा के उसमें से चैरिटी करो, जो करनी है जरूर करनी है। चैरिटी के बाद अपनी लाइफ पे लगाओ 15-20 हजार रुपया, बाकी 40-50 हजार रुपया दूसरे अकाउंट में करा दो और उसमें कोई भी शेयर लेके रख दो। होगा क्या, लॉसेस भी होंगे, प्रॉफिट्स भी होंगे। साल बाद हो सकता है वो 10 लाख वाला अकाउंट 9.5 लाख पे हो, लेकिन उसके साथ दूसरे अकाउंट के अंदर फ्री मनी से आपने कोई ना कोई चीज खरीद के रख ली हो। ठीक है, और पता लगेगा कि 10 लाख वाले अकाउंट से आपने एक 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख का एक अकाउंट खड़ा कर दिया। बचपन में बड़ी फैसिनेट करती थी कि एक शुगर मिल से आप एक शुगर मिल बना लेते हैं। तो ये एक तरीका करना शुरू करें। और ये एक माइंडसेट है, यकीन करें। एक कैश काउ बनाएं और एक को जनरेशनल वेल्थ के लिए। एक तो उसमें फ्री मनी से लिया होगा ना। हम साइकोलॉजिकली बात करें ना, तो हम लोग 10 लाख रुपया जब 8 लाख पे आता है ना, तो हमें मसला होता है। 10 लाख रुपया 12 लाख पे चला जाए और फिर 10.5 पे आए ना, फिर भी मसला होता है, लेकिन इतना नहीं होता। बंदा अपने आप को तसल्ली दे रहा होता है, यार कोई नहीं, असल अमाउंट तो उधर ही है ना, वो तो कहीं नहीं ना गई, असल तो वही है। ऐसे तसल्लियां दे रहे होते हैं। तो जो ही प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट जिस दिन आपको प्रॉफिट होता है ना, उस दिन उसके बाद गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंटरनेशनली ना, वो स्टार्टअप्स जो पहले ही फाउंडर जो स्टार्टअप में कामयाब होता है ना, उसकी इन्वेस्टमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। जो 1-2 दफा फ्लॉप होता है ना, उसकी इन्वेस्टमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं। लोग कहते हैं आप गलतियां करके इसने सीख लिया होगा। इलॉन मस्क है जो दुनिया का अमीर तरीन बंदा है, जाके पेपाल से उसकी हिस्ट्री देखें, तो 4-5 दफा तो एक एक रात के डिफरेंस से उसकी कंपनी बैंकरप्सी से बची हुई है। ठीक है। तो क्योंकि गलतियां कर 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 करके इंसान, मैं आपको अगर सुना रहा हूं और आप मुझे इज्जत दे रहे हैं, टाइम निकाल के आए हैं और मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कलेक्टिवली आपने स्टॉक मार्केट में इतनी गलतियां नहीं की होंगी सारों ने। ये जो 300 लोग मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, जितनी अकेले मैंने की है। लेवरेज क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, शॉर्ट सेल क्या होता है, क्रिप्टो क्या होती है, फॉरेक्स क्या होती है, भाईजान छोड़ बातें थे। आप लोगों को पता नहीं शायद, मैं 20 लाख से अपना जर्नी शुरू किया था
और 3 साल में मैं -80 लाख पे पहुंच गया था। ठीक है, तो और फिर उसके बाद उन्हीं गलतियों को सही करते करते चीजें समझ आई। तो मैं कहता हूँ ये समझ आ जाए तो 2 अकाउंट्स बनाना शुरू करें। तो 2 अकाउंट्स में, जैसे मैं आपको बताता हूँ, यंग्स कैपिटल से पहले मेरा एक जीएस में अकाउंट था जहां मैं ट्रेड्स करता था, और मेरा एक स्टैंडर्ड कैपिटल में अकाउंट था। मुझे बताते हुए कोई मतलब नहीं है, मेरा एक स्टैंडर्ड कैपिटल में अकाउंट था, और एक अकाउंट इवन मैंने सुमिट कैपिटल में भी बनवाया था। ठीक है, क्योंकि उसका यूजर नेम पासवर्ड इतना मुश्किल था और डबल चेक, कि उसमें आज भी मुझे नहीं पता कि क्या क्या होल्डिंग कितनी कितनी पड़ी है, वो उस टाइम की पड़ी है। अब हाँ, मैंने अब उन्हें ये कहा कि शेयर मेरे ट्रांसफर कर दें, यंग्स कैपिटल में भी मैंने अकाउंट खुलवाए हैं, उसमें मेरे शेयर ट्रांसफर कर दें। तो ये कहने का मकसद ये है कि एक आपने अकाउंट बनाना है जिसमें ट्रेडिंग करनी है, और दूसरे ये, और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कौन होंगे, वो आपके बच्चे होंगे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, या आपके बच्चे होंगे, या आप में से कुछ डिसिप्लिन लोग जो समझ लेते हैं कि जिनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं चाहिए होती, कि अभी अगर खाना आ जाए तो यार कोई नहीं, सब्र कर लेते हैं। वरना हम लोग तो वो हैं कि खाने के टेबल पे हम लोग वो क्या सलाद और दही पहले खाना शुरू कर देते हैं, खाने आने से पहले वो हम खत्म कर लेते हैं। शादियों पे आपने देखा है वो बोतल खोल के पहले बोतलें पी रहे होते हैं, बाद में खाना आता है। तो हम तो वो कौम है ना, ओवरऑल हम बड़े, और इंसान वैसे भी है। तो आपने 2 अकाउंट्स बनाने हैं। अब अगली चीज ये आ जाती है, अकाउंट में बच्चों की बात करते हैं, ये कंपाउंडिंग और एसआईपी या तो आप बड़ी अर्ली एज में कर रहे हो, या आप बच्चों की बात करते हैं। आपको पता है वॉरेन बफे ने आज तक क्या किया है? वॉरेन बफे की आप एग्जांपल्स सुनते हैं, मैं तो अक्सर कहता हूं ना, यूट्यूब पे आपने व्यू लेने हो, 2 ही बंदों की बात करें, या पाकिस्तान की इमरान खान की बात करें, या आप बात करें, अगर आप इन्वेस्टमेंट वाली साइड को देखना चाहते हैं तो वॉरेन बफे की बात। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं, अगर आपको ये कंपाउंडिंग वाली बात समझ आई है, ये आपके लिए एक थॉट प्रोवोकिंग बात है भाईजान। मैं बल्कि इधर सर्च करता हूं, पहले ये समझें, ये वैरन बफे साहब का मैंने एक चार्ट कहीं से निकाला गूगल से अभी आपसे, भाईजान वो, ये उसके एज है, उसके 11 साल की एज में उसने इन्वेस्टमेंट शुरू की है $5,000 से। कितने से? $5,000 से। ये करते करते 19 साल तक उसका 10 हो गया। अब ये बड़ा आराम से, अब डॉलर को आप समझ लें कि पैसे हैं, रुपीज समझ लें। ठीक है, ये फिर 1,40,000 रुपए हो गए उसके पास 26 साल में, 7 मिलियन हो गए 35 साल में, करते 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 पहला बिलियन उसका 53 साल में आया। कब आया? 53 साल में। हम वैरन बफे की एग्जाम्पल से रोज शेयर खरीद रहे होते हैं, ये नहीं पता कि वो 53 साल में अपना फर्स्ट बिलियनर बना। ठीक है, फिर 56 साल, फिर 83 साल में उसने 58 बिलियन कमा लिया, 92 साल, 93 साल, 94 साल, अब वो मोस्ट प्रोबेबली 96 साल का हो गया, और उसकी 180 बिलियन के आसपास है। यहाँ पहला पॉइंट जो आपने लेना है वो ये लेना है कि वैरन बफे की जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, वो उसने अपनी हेल्थ पे की है, उसने अपने फाइनेंसिस पे नहीं की मेरे भाइयों। क्योंकि पाकिस्तान की एवरेज एज 66 नहीं है, वो 63 64 तक है, और वैरन बफे चलता चलता 96 तक चला गया। अगर ये भी पाकिस्तानी होता तो ये भी 1-1.5 अरब रुपया कमाता, और हो जाता, इसको कोई जानता ना होता, ना इसकी फिलॉसफी को पता होता। पहला पॉइंट ये है, समझ गए हैं? अब यहां एक मैं आपको एक और पॉइंट ये देना चाहता हूं, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू की, अब ये जरा समझिएगा, 21 साल में 20,000 रुपए से, आप इमेजिन करें 20,000 रुपए ऐसा। ठीक है, और वो 20,000 रुपया अब 147 अरब रुपए बन गए। अब अगर मैं आपको कैलकुलेटर, और 147 94, तकरीबन 74 ईयर्स में, अगर हम भी 21 साल से 73 ईयर्स में। अब मैं आपको बताता हूं, सपोज आपके पास 21,000 रुपये है, आपने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, जो हर साल पिछले 35 साल से ऑलमोस्ट 18.5 19 19.5 20% दे रही है, और आपने अगले 75 साल कुछ नहीं किया, आपने अपने बच्चे को एक अकाउंट बना दिया, उसमें 21,000 रुपया डलवा दिया, और वो भी वैरन बफे की तरह कोई चीज नहीं करता, बस उसने 21,000, उसे पता ही नहीं था कि अब्बू ने मेरा अकाउंट खुलवाया। ठीक है, और कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया आपने, 20 साल हर साल बढ़ता रहा, तो आपको पता है कि वो 21 साल के बाद ये लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, अरब, 60 अरब रुपया उसे मिल जाएगा। भाई ये समझे, वॉरेन बफे ने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ कंपाउंड किया। ये सारी कहानियां, स्टोरियां हैं। ठीक है, उसका माइंड सेट और था। वॉरेन बफे इज नॉट अ इन्वेस्टर, ट्रेडर, और
ऐसी आपको चीजें बताएं कि वो यूं करता था, ये करता था, ऐसे करता था, भाई उसकी सबसे पहला उसका माइंड सेट है। ठीक है, 21,000 रुपया अगर वैरन बफे ने इन्वेस्ट किया था तो उसका 147 अरब बना। हमारे बच्चे का 60 अरब रुपया बन गया। अब मुझे बताएं, आपने अपने किस बच्चे को वैरन बफे बनाना है, तो आज उसका एक अकाउंट खुलवाएं, 21,000 रुपया डाल दें और छोड़ दें। वो जब 75 साल का, अल्लाह उसे जिंदगी दे, 95 करे, और 95 साल अगर यहाँ उसको बहुत छोटी उम्र में कर देंगे, तो आज वैरन बफे का पास 147 अरब है, तो आपके बच्चे के पास हो जाएंगे भाई उससे भी ज्यादा, 390 अरब। 21,000 से 390 अरब सिर्फ स्टॉक मार्केट का ईटीएफ ही लेके रखते हैं 20%। दिस इज अ माइंडसेट। ये पहली चीज थी जो वैरन बफे को अलहदा करती थी, दिस इज अ माइंडसेट। अब ये माइंडसेट कहां से आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। वो माइंडसेट यहां से आया कि मैं अगर लिखूं, अब देखिएगा जरा, आप में से ये बहुत से लोगों के लिए ये बात नहीं होने वाली है। मैं अगर यहां लिखूं कि वैरन बफे फादर, अब वैरन बफे का फादर क्या करता था भाईजान, आप सुनिएगा। वैरन बफे का फादर, जिसका नाम था हॉवर्ड हॉफमैन बफे, एन अमेरिकन बिजनेसमैन, स्टॉक ब्रोकर एंड 4 टाइम रिपब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। भाईजान इसका वालिद स्टॉक ब्रोकर था, जिसने वैरन बफे को बचपन में ही सिखा दिया था कि स्टॉक मार्केट ये होती है, ये ऐसे है, ये ऐसे। ये वो चीज है जो आज के पूरे सेशन में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को अगर आज सिखा देंगे ना, आप समझ आइए वैरन बफे क्यों बना है। क्या वो उसने यंग्स कैपिटल स्कूल ऑफ इन्वेस्टमेंट का कोई ट्रेडिंग कोर्स लिया था, या सरमाया का कोर्स लिया था, या किसी का कोर्स लिया था? नहीं भाई, उसके वालिद साहब स्टॉक ब्रोकर थे। 1964 में उसके वालिद साहब देख लें, वो फोत हो गए थे, 1903 में पैदा हुए थे। और उन्होंने अपने बच्चे को सिर्फ एक चीज सिखाई कि यार, अब उन्होंने अपने बच्चे को ये क्यों नहीं सिखाया कि मैं स्टॉक ब्रोकर हूँ, मेरा मेरा वॉल्यूम ज्यादा होगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। वो पूरे अमेरिका को ये कहते होंगे कि वॉल्यूम जनरेट करो, वॉल्यूम चर्न करो। अपने बच्चे को उन्होंने ये कहा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट, और उनका बच्चा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके, इस बात को जरा समझिएगा, ये बात इग्नोर करने वाली नहीं है सर। ठीक है, यही काम हमने करना है। ठीक है, सबसे पहले। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज पे हम बात करते हैं। अब हम सिप की बात करते हैं। अब समझ लगी वैरन बफे की असल फिलॉसफी क्या थी। इट इज माइंडसेट, इट इज नॉट कोई, यार वैरन बफे का मुझे कोई तरीका बता दें इन्वेस्टमेंट करने का, कोई तरीका नहीं है। जस्ट डू नथिंग, लिटरली डू नथिंग। ठीक है, वो कंपनीज पढ़ता है, उसके एजीएम के लेटर्स बड़े वैल्यूएबल हैं, हर चीज है, उससे भी बड़े, लेकिन उसके फादर का अनफेयर एडवांटेज था। तो आज आप अगर चाहते हैं आपके बच्चे फाइनेंशियली स्टेबल हों, तो उन्हें एक अनफेयर एडवांटेज दे दें, उन्हें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट सिखा दें, ट्रेडिंग ना सिखाइएगा, वो गैम्बलर माइंडसेट में चले जाएंगे। ठीक है, फिर आपके बच्चे शायद कामयाब हो ना हो, उनकी ट्रेडिंग से मेरे बच्चे जरूर हो जाएंगे। तो हम ये कंसीडर करते हैं कि हम सारों के बच्चे साझे बच्चे हैं, तो ये एक चीज कर दीजिए। अब दूसरी बात करते हैं एसआईपी की। एसआईपी से मुराद होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। क्या होती है जी? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बेसिकली क्या होता है? सिस्टमैटिक, हर महीने वो जो ऐसे कंपाउंडिंग करते हैं ना, हर महीने आप थोड़े 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 पैसे डाल रहे हैं। ठीक है, आप वो डाल रहे हैं, और एक टाइम के बाद आपको किन कंपनीज में डालना है इस पे भी बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन ये आता है कि हर महीने अगर मैं 5,000 डालता हूँ, 10,000 डालता हूँ, मिजान में डालता हूँ, या यूबीएल में डालता हूँ, या एफएफसी में डालता हूँ, या ये, तो वो शेयर्स तो बढ़ते जा रहे हैं, तो हर महीने फिर हम कैसे करेंगे? देखिए, याद रखिएगा, जब भी एसआईपी करनी है ना, तो आपने अपर लिमिट ऑफ शेयर्स पहले ही सोच लेनी है। जैसे फेयर वैल्यू की बात करते हैं हम, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू, यंग्स कैपिटल की साइट पे भी फेयर वैल्यूज हैं, investing.com की साइट पे भी फेयर वैल्यू है, लेकिन उसकी मेंबरशिप आपको 80,000 रुपए की लेनी पड़ेगी। ठीक है, इनकी कोई 3,000 रुपए की। बहरहाल, अगर आप खुद निकाल सकते हैं, या एआई से पूछ लें। आपने रिजल्ट आना है, आपने देख लेना, जैसे मिजान का रिजल्ट आया, मिजान के रिजल्ट की शीट एआई को दे, उसे कि इसकी फेयर वैल्यू निकाल दे इस रिजल्ट। वो आपको कहेगा इसकी फेयर वैल्यू है 770 रुपए, फॉर एग्जाम्पल अगले 5 साल। तो अब आपने सोचा मैंने मिजान हर महीने लेना है, कब तक लेना है? जब तक वो 770 पे नहीं चला जाएगा। जिस दिन वो 770 पे मिजान बैंक चला गया, अगर मिजान बैंक 770 पे चला गया, तो इट मींस कि अब मैं इसको वेट करूंगा जब इसके फंडामेंटल्स ठीक होंगे। तो आप शेयर्स की अपर लिमिट निकालना शुरू करें। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, मेरी एफएफसी की अपर लिमिट थी
400 370 पहले थी, फिर उसको मैंने 420 पे कन्वर्ट कर दी कि मैं एफएफसी को इसमें लूंगा। फातिमा फर्टिलाइजर की मैंने एक अपर लिमिट रखी, मुझे बड़ी पसंद है ये शेयर, तो मैंने इसका अपर लिमिट रखा था। मुझे बड़ा पसंद है शेयर, आपको मुझे एक जमाने में बड़ा पसंद था और आगे भी पसंद होगा। मैंने उसकी अपर लिमिट 110 रुपये रखी थी, तो जो ही मेरे पास पैसे आते थे मैं आपको ले, जिस दिन वो 110 से ऊपर गया मैं अगले शेयर में शिफ्ट हो गया। तो आप लोग अपर लिमिट ऑफ शेयर्स निकाल लें। और आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए? देखें, आप स्विंग ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेडर हैं, आपका पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए, कभी भी 10 से ज्यादा कंपनीज ना रखें सर। 10 से ज्यादा कंपनीज ट्रैक ही नहीं होती, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि 10 से ज्यादा कंपनीज नहीं रखनी, जो आपने 7-8 कंपनीज रखनी है बच्चों के लिए, अपने लिए या ट्रेडिंग के लिए, तो उस कंपनीज के अंदर सेक्टर सोचा करें। एक ऐसा सेक्टर जिसको कोई असर नहीं होता इकोनॉमी का, वो सेक्टर है आपका बैंकिंग सेक्टर। जस्ट बाय अ गुड शेयर इन बैंकिंग सेक्टर। अब मैं अभी शेयर्स में नहीं जाऊंगा, उस पर हम अलग बात करें। बैंकिंग सेक्टर क्यों, इकोनॉमी ऊपर जाए नीचे जाए, इकोनॉमी खराब हो रही है पाकिस्तान में, तो आपकी वो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है और बैंकिंग उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी। आपकी इकानमी ठीक हो रही है, इंटरेस्ट रेट 10 11.5 पे भी आ गया, लेकिन बैंकिंग सेक्टर फिर भी ग्रो कर रहा है। तो पहला सेक्टर कौन सा आपका होगा जो आपके होना चाहिए ट्रेडिंग में भी? अगर शरिया का आपको है इशू, तो आप ना लें बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। अगर नहीं है तो यू कैन गो टू बैंकिंग सेक्टर। कुछ होते हैं वो कहते हैं इस्लामिक बैंक भी हम लोग नहीं लेते, उनकी वैल्यूज हैं, हम उनकी कदर करते हैं, वो ना लें। दूसरे नंबर पे बैंकिंग सेक्टर के अलावा एक्सप्लोरेशन सेक्टर। अगले 5 10 15 साल अभी पाकिस्तान में कोई ईवी या ऐसी कोई चेंज नहीं आ जाएगा कि अखीर हो जाए। तो दूसरा सेक्टर आपके पास जो आपके पोर्टफोलियो में हमेशा होना चाहिए, वो होना चाहिए आपके बच्चों में या लॉन्ग टर्म होना चाहिए, वो आपके पास एक्सप्लोरेशन सेक्टर है। गो बाय एनी शेयर इन एक्सप्लोरेशन सेक्टर। मेरा रूल ये है कि मैं जो टॉप का शेयर होता है किसी सेक्टर में वो रखता हूँ। आपको डिविडेंड भी दोनों सेक्टर देंगे, ये दो चीजें होगी। तीसरा सेक्टर जो आपको लॉन्ग टर्म रखना है, ये मैं लॉन्ग टर्म और बच्चों वाली बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीक भी हमारा आरडीए का वीक है, वो आरडीए कह रहा हूँ, माइनर अकाउंट का वीक है। और माइनर अकाउंट सिंपल खुलता है भाई, आपकी सारी चीजें लगेंगी और बच्चों का सिर्फ बेफाम। अब अपना अकाउंट खुलवाएं, 7 बच्चों के बेफाम भेज देंगे, 3 बच्चों के भी मेरे खोल दें, वो एक ही सीरियल नंबर में आपके हम खोल देंगे, ठीक है। और प्लस मैगजीन भी आ रहा है, और इस दफा हमने मुझे पहुंचा दिया है। अगर किसी को मिला है आप में से मैगजीन, तो कमेंट में जरूर बता देना, बाकियों को अगर नहीं मिला तो फिर मिल जाएगा, हमने तो इधर टीसीएस करवा दी। अच्छा जी, दो सेक्टर आपके पास एक्सप्लोर है। तीसरा सेक्टर आपने क्या देखना है, ऐसा सेक्टर जिसमें रीपरचेज फैक्टर हो। रीपरचेज फैक्टर, चीज आ रही है, बिक रही है, खा रहे हैं, एफएमसीजीज, फार्मा, फार्मा और एफएमसीजीज, ठीक है। आपका ऑयल एंड मार्केटिंग सेक्टर रीपरचेज फैक्टर है, बार बार गाड़ियां आ रही हैं, तेल भजवा रही हैं, जा रहा है। तो ये आपके 5 आइडियल सेक्टर्स हैं जिसको आप लॉन्ग टर्म रख सकते हैं। छठा इसमें आप ऐड कर लें आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में अगर कोई ऐसी कंपनी जिसका आपको लगता है कि ग्रोथ आ रही है ये सर, तो ये आपके 6 ट्रेंडिंग सेक्टर हैं। शुगर, इंश्योरेंस, वो एक लंबी डिस्कशन है। ये 6 सेक्टर। इसके बाद कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जो बड़े अच्छे स्विंग ट्रेड सेक्टर होते हैं। सर ऑटो सेक्टर, ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा मल्टी बैगर्स बनते हैं। सबसे कम अरसे में जो सबसे ज्यादा मल्टी बैगर बनते हैं ऑटो सेक्टर में बनते हैं। वो फाइंड अ गुड कंपनी इन ऑटो सेक्टर और उसमें जाके बैठ जाए। वो कैसे, अब मैं इतनी दफा हमने उस पर सेशंस भी किए हैं, वॉइस मैसेजेस भी किए हैं सर। मुझे कोई एक ऐसा हाउस बता दें जो आपको ये लर्निंग करवा रहा है, हम उनकी तरह की भी लर्निंग करवा देते हैं अगर आपको समझ लग रही है। ऑटो सेक्टर। सेकंड आपके पास सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर को लॉन्ग टर्म नहीं रख सकते, लेकिन सीमेंट सेक्टर की राइड्स अच्छी राइड्स होती हैं। आपको 30 30 40 40% गेन मिल जाता है 3 3 4 माह में, अगर आपको राइट टाइमली पकड़ी जाए। और मैं आपको ये इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि सीमेंट सेक्टर में 20 20 30 30% पोटेंशियल है। आज की डेट लिख लें और सीमेंट सेक्टर का सारा सिनेरियो लिख लें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि बाकी इसमें पोटेंशियल है। तो ये सेक्टर, तो आइडियल पोर्टफोलियो शुड बी लाइक दिस। मैं जिक्र करता रहता हूँ। अच्छा, रिफाइनरी सेक्टर, न्यूज बेस्ड सेक्टर। जब न्यूज आएगी रिफाइनरी सेक्टर मूव करेगा, जब न्यूज नहीं आएगी रिफाइनरी सेक्टर फंसा बैठा होगा। अभी क्योंकि न्यूज है कि वो सारा अभी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, जस्ट न्यूज है। और याद रखिएगा एक चीज, बड़े अच्छे तरीके से याद रखें, जो आपको अगले परेशानियों से बचा देगी, वो ये चीज है कि गाल का रिजल्ट अच्छा आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जिस दिन रिजल्ट अच्छा आएगा गाल उस दिन अपर कैफे मारेगा। इसका ये है कि उससे पहले जब ये एक्सपेक्टेशन डेवलप होना शुरू हो जाती है, तो लोग उसमें वो लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वो लेना शुरू कर देते हैं और उसके रेट पहले चले जाते हैं, यूं ही रिजल्ट आता है, ठीक है। उसके बाद ड्रम से नीचे शेयर, ठीक है। अब रिफाइनरी सेक्टर की जिस दिन साइनिंग सेरेमनी होनी है ना, उसके बाद रिफाइनरी सेक्टर ने नीचे आना शुरू हो जाना है, ठीक है, ऊपर नहीं जाना शुरू होना, ठीक है। ये एक बात
बड़े गौर और तहम्मुल से सुन लीजिएगा। दूसरा, ये मैसेजेस में लड़ाइयाँ शुरू कर दी हैं, ये क्या मतलब कमेंट्स में कर रहे हो? ठीक है, बहरहाल ये है। तो आपको इन सारे सिनेरियो में जो सबसे आज टेक होम मैसेज है वो ये है कि यार, खुद तो फाइनेंशियल फ्रीडम की जब हम बात करते हैं ना, फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करें, एक चीज समझिएगा, फाइनेंशियल लिटरेसी डज नॉट मीन कि हमने सीखना है पी रेशो क्या है, पीजी रेशो क्या है। फाइनेंशियल लिटरेसी होती है, आपको क्या लगता है आपके फादर्स या हमारे फोर फादर फाइनेंशियली इलिटरेट थे? भाई उन्होंने रूल्स बनाए हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या कहें कि आज हम लोग मिलीनियल्स और जेन जी फाइनेंशियल लिटरेट और वो लिटरेट, ऐसी बिल्कुल बात नहीं। फाइनेंशियल लिटरेसी मींस कि आप चाहते हैं कि मैं अपनी और अपने बच्चों की लाइफ को अपग्रेड करूं। हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है, हमें करना भी यही है। हम दुनिया में आए भी इसी मकसद के लिए हैं कि जितनी देर जिए शान से जिए। तो उस चीज के लिए कोशिश को फाइनेंशियल लिटरेसी की कोशिश करते हैं। बाकी जो कह रहे हैं ना फाइनेंशियल लिटरेसी मीन द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब कुछ भी डेफिनेशन नहीं, कोई नहीं। मैं अपनी फैमिली को अपग्रेड करना चाहता हूँ, चाहे मैं मजदूर हूँ, चाहे मैं डॉक्टर हूँ, चाहे मैं ब्रोकर हूँ, चाहे मैं कुछ, मैं अपनी अपग्रेड करना जो ये है फाइनेंशियल लिटरेसी, ये है मेरे सीखना। मुझे बताएं क्या क्या तरीके हैं, ये तरीका है, चले मैं थोड़ा सा इसमें सीखता हूँ। ये एकेडी, मुझे नहीं लगता है उन्होंने सीएफए किया, हाँ मेरे ख्याल से आरएफ बी वीजा, सीए चार्टेड अकाउंटेंट, अगर मैं गलत नहीं। बाकी आप ब्रोकर्स देख लें, जो टॉप के ब्रोकर्स हैं, मतलब उनकी एजुकेशन इतनी नहीं, लेकिन वो फाइनेंशियली लिटरेट है, वो समझते हैं कैसे पैसा कमाना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो पहला मैसेज ये है कि अगर आप वैरन बफे वाली साइकोलॉजी बनाते हैं तो सबसे पहले, जैसे उसके फादर स्टॉक ब्रोकर था, ये कोई भी बात नहीं करता, कोई भी लेक्चर में किसी को नहीं बताता कि भाई उसके फादर ने उसे अनफेयर एडवांटेज दिया था, उसे 11 साल की उम्र में सिखा दिया था कि भाई ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट, और थोड़ी थोड़ी करके। और वो मैंने आपको कंपैरिजन भी दिखा दिया प्रैक्टिकली कि अगर पाकिस्तान में भी आप 21,000 रुपया 21 साल की उम्र में रख दें, तो 94 साल की उम्र में आपके 75 साल बाद आपके बच्चे को भी इतने पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस सिनेरियो को थोड़ा सा समझें, उनके अकाउंट्स खुलवाएं। मैं आपको कसम तो नहीं दे सकता, वो मैं उठाता नहीं, लेकिन मैं आपको कैसे यकीन दिखाऊं, इससे किसी भी ब्रोकर को फायदा नहीं है, आपके बच्चे के अकाउंट से किसी भी ब्रोकर को फायदा नहीं है। वजह यह है कि 1,000 रुपए की अगर आप ट्रेड करते हैं ना, तो 1.5 रुपए 30 पैसे मुझे प्रॉफिट होती है, मुझे यानी कमीशन के फॉर्म में मिलता है, उसमें से फिर मैंने खर्चे निकालने। तो बच्चों के अकाउंट से कुछ नहीं, बच्चों का अकाउंट इस सदका जारिया यार। पता नहीं मैंने होना है इस बार कल या नहीं, आपने होना है या नहीं, एक चीज ये जरूर करें कि अपने अपने अकाउंट्स के साथ अपने बच्चों के सिर्फ बेफाम बेसिए उनके अकाउंट खुलवा दें। 1,000 रुपया, 500, 2,000, 3,000। और अगर आपकी एज कम है तो दो अकाउंट्स खोल लें, और अगर आपकी एज ज्यादा भी है तो सर दो अकाउंट खोल लेना। क्या होगा, एक अकाउंट में एज अ ब्रोकर, जितनी मैंने आपको बातें बताई हैं, आप चैट जीपीटी से पूछ लें, एज अ ब्रोकर ये सारी मेरे बिजनेस के खिलाफ है। मुझे सिर्फ आपके वॉल्यूम से गर्ज होना चाहिए, मुझे आपकी वैल्यू ट्रेड से गर्ज होना। तो थोड़ी सी कोशिश कर लेना कि इन सारी चीजों पे। तो आज मैंने आपको कंपाउंडिंग का बताया, और कंपाउंडिंग का मैं बल्कि आपको अक्सर एग्जांपल देता हूँ। ये सबसे बड़ी एग्जांपल तो कंपाउंडिंग की ये है ना कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में भी आयत नंबर 261 में ये फरमाया, ये जाके आयत पढ़े, ठीक है, कि जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उसकी मिसाल उस दाने जैसी है जिसमें 7 बालियां निकले और हर बाली में 100 दाले। दिस इज द प्योर एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंडिंग, कि अनाज के अंदर एक वो ऐसे बाली निकलती है, उसके अंदर फिर 100 दाने। और कंपाउंडिंग करनी है, पैसा कमाना है। वो हजरत अली का कौल है या उनसे मंसूब है, अल्लाह कमी बेशी माफ करे, कि रिस्क मेहनत में लोग ढूंढते रहे, जबकि रिस्क अल्लाह ने सखावत में रखा था। ठीक है, तो थोड़ा सा इन सारी कंपाउंडिंग, एससीपी, आइडियल पोर्टफोलियो, वैन बफे की एग्जांपल के साथ जो मेन चीज़ है ना, वो ये है कि अल्लाह को पार्टनर जरूर बनाइएगा। एक चीज़ मैंने आपको ये बतानी थी, और बस यही बतानी थी कि बच्चों के अकाउंट खुलवाएं। और उम्मीद है अगर आपको कोई इसमें से पूरे सेशन में कुछ समझ लगी है तो ज़रा हार्ट वाला रिएक्ट करके बताएं, ताकि मुझे पता चले आपको। दूसरा ये है कि हमारा गेमिंग कंपटीशन दोबारा स्टार्ट हो रहा है। जो हमारे ऑलरेडी प्रो मैक्स यूज़र हैं, वो जाके सिलेक्ट कर लें, 10 से स्टार्ट हो जानी है गेम। जो नहीं है वो इसमें दोबारा कर लें। तो क्वेश्चन आंसर, आप अपोलोजाइज, आई रियली अपोलोजाइज। जो भी हमारे ब्रोकरेज है उसके क्लाइंट है, उनके लिए कल मिस वरा और वो टेक्निकल सेशन करेंगे ऐसे लाइव, आप अपने क्वेश्चन उनसे पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सैटरडे को आपको टाइम दे दूं, सैटरडे को आप कर लेंगे। और जिनका अकाउंट है
वो थोड़ा सा वेट करें, हम और चीज़ों को ठीक कर लेंगे। और आपको जो आप ऑलरेडी भी सिल्वर में मैं रोज़ देखता हूँ भाईजान, ठीक है, कि अच्छे खासे आपने अब्दुल्ला साहब को लगाया होता है, ये बताएं वो बताएं। तो इंशाल्लाह ताला और चीज़ें बेहतर होंगी, हमारी पोर्टफोलियोज और बेहतर होंगे, मार्केट की ओवरऑल कंडीशन बेहतर है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। मैं क्वेश्चन नहीं ले सकूंगा, बड़ा लेट हो जाएगा काम। बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो बस दुआ कीजिएगा, और कुछ नहीं मैं कह सकता। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।